हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनन स्वास्थ्य के बारे में, जो हमारे एनसीईआरटी का, हमारी बुक का चैप्टर नंबर 4 है, अध्याय नंबर 4 है। जब हम जनन स्वास्थ्य की बात शुरू कर रहे थे तो हमने सबसे पहले सीखा कि जनन स्वास्थ्य वास्तविक रूप में क्या है। और हमने जनन स्वास्थ्य की बात कर ली तो हमने ये भी देखा कि जनन स्वास्थ्य से क्या समस्या आई। जैसे जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया बच्चे, जैसे जैसे विज्ञान का स्तर बढ़ रहा था, विज्ञान का स्तर बढ़ने के साथ साथ लोगों के अंदर जन्म दर की जो वृद्धि हो गई और मृत्यु दर की हो गई कमी। तो जन्म दर की वृद्धि की वजह से, वो मृत्यु दर की कमी की वजह से अचानक से इस पूरी दुनिया में ही जनसंख्या का विस्फोट हो गया था, जिसके कुछ आंकड़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो जनन स्वास्थ्य का एक जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सा हिस्सा हो जाता है कि ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे इस पूरी दुनिया को इस बढ़ती हुई जनसंख्या से बचाया जा सकता है। और हम जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ किन उपायों के साथ जनसंख्या की वृद्धि को भी रोक सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं इस अध्याय के दूसरे हिस्से में, जो कि हमारा आज का हिस्सा है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई हम जनन स्वास्थ्य में आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि जनन स्वास्थ्य को बेहतर करने के चक्कर में, कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है, हमारी सरकार या पूरी दुनिया की जो सरकारें हैं वो कैसे गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलके लोगों को जननिक स्तर पे स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रही हैं। और इस कोशिश से हुआ क्या कि अचानक से इस पूरी दुनिया में आबादी बढ़ गई। तो आपने जनन स्वास्थ्य तो ठीक किया, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट आ गया, यस और नो, उसका एक पार्श्व प्रभाव आ गया। उस पार्श्व प्रभाव से आप कैसे बचेंगे और किस तरीके से जनन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रण में रख सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस दूसरे हिस्से में बात करने वाले हैं। तो हमारे दूसरे हिस्से का मेन टॉपिक ही क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण। क्या होगा बच्चे? जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण। आइए शुरू करते हैं कि कौन कौन से तरीके से इस पूरी दुनिया में बढ़ती हुई जनसंख्या को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। क्लियर बच्चे? आइए जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जनसंख्या में वृद्धि होने के सिर्फ और सिर्फ दो बेसिक कारण थे। क्या थे? सिखा रखा है मैंने, बट फिर भी एक बार, क्या विज्ञान के सुधार के साथ, विज्ञान के सुधार के साथ क्या हुआ? हमारी तकनीकी दक्षता भी बढ़ गई। हम टेक्निकली क्या हो गए? स्मार्ट हो गए। थोड़े से टेक्निकली क्या हो गए? स्मार्ट हो गए। हमारी क्या बढ़ गई? तकनीकी दक्षता भी बढ़ गई। और इस तकनीकी दक्षता का उपयोग करके, इस तकनीकी दक्षता का उपयोग करने से हुआ क्या कि इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया की जो मृत्यु दर थी, जिसे हम लोग डेथ रेट बोलते हैं, ये डेथ रेट तो हो गई कम। ये डेथ रेट क्या हो गई? कम हो गई, डिक्रीज हो गई। यस और नो? डेथ रेट क्या हो गई बच्चे? कम हो गई, डिक्रीज हो गई। लेकिन बर्थ रेट क्या हो गई? बढ़ गई। अब आप जरा देखिएगा कि यहाँ पे कितनी सिंपल सिंपल सी बातें हैं। जो यहाँ पे बर्थ रेट है, ये बर्थ रेट बढ़ गई। क्या हुआ? तकनीकी दक्षता के हिसाब से चिकित्सीय दक्षता भी आई। इस चिकित्सीय दक्षता ने क्या किया? मृत्यु दर की कमी, इसको डिक्रीज कर दिया और बर्थ रेट में अधिकता।
इसको इंक्रीज कर दिया। एक डिक्रीज हुआ, दूसरा इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि तकनीकी दक्षता के साथ साथ हम अपने आप ही चिकित्सीय दक्षता में भी स्मार्ट हो गए। यस और नो? हमें मेडिकली भी हम बहुत ही स्मार्ट हो गए। मेडिकल लेवल पे भी हमारी दक्षता बढ़ गई, और इस दक्षता की वजह से जनसंख्या की जो पूरी दुनिया की जो जनसंख्या थी उसमें हमने मृत्यु दर में कमी कर दिया और जन्म दर को बढ़ा दिया। अब मृत्यु दर की कमी मतलब जो मरने वाले लोगों की संख्या वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि पहले आपने सुना होगा कि महामारियां आती थी और पूरे गांव के गांव साफ हो जाते थे ना, पूरे एक लाइन से पूरी आबादी ही खत्म हो जाती थी। अब हमारे पास सभी चीजों के लिए क्या है? टीके हैं। बच्चा पैदा होता है, उसको पहले ही बहुत सारे टीके लगा दिए जाते हैं। एक प्रॉपर चार्ट मेंटेन होता है। बच्चे के पैदा होने से लेके उसके 1.5-2 साल के जीवन में लगभग हमें कुछ निश्चित टीकाकरण कराना होता है, वैक्सीनेशन करवाना होता है, जो हम करवा देते हैं, जिससे हमारा बच्चा हो जाता है सेफ। यस और नो? जिसकी वजह से मृत्यु दर की हो गई कमी। बहुत सारी महामारियां जो पहले बहुत सारी आबादी खत्म कर देती थी, उन महामारियों का हमारे पास अब समुचित इलाज है। जो बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, जैसे आप टाइफाइड की बात कर लीजिए, कॉलेरा की बात कर लीजिए, आपके पास डिसेंट्री की बात कर लीजिए, अब आपके पास क्या है? मेडिसिन हैं। तो अब ये बीमारियां आपके लिए इतनी बड़ी बीमारियां नहीं हैं, लेकिन पहले ये बहुत खतरनाक होती थी। दूसरा, जन्म दर में अधिकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि हमेशा बच्चे को जन्म देते समय, जब एक बच्चा पैदा होता था, उस समय पे बच्चे की जान और उसके मदर की जान, जच्चा और बच्चा दोनों हमेशा खतरे में रहते थे। लेकिन अभी मेडिकली साउंड होने से, चिकित्सीय रूप से सक्षम होने की वजह से हमने वो समस्याएं बहुत हद तक अपने नियंत्रण में कर ली हैं, जिससे कि जन्म दर में वृद्धि हो गई है। जो बच्चे पैदा होते हैं उनके जीने की जो आसार हैं वो बढ़ गए। तो इन दोनों चीजों की वजह से हुआ क्या? इन दोनों चीजों का जो इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट ये था कि इन दोनों की वजह से ओवरऑल इस जनसंख्या का हो रहा था वृद्धि। क्या हो रहा था बच्चे? जनसंख्या की वृद्धि हो रही थी। अब देखो यार, यहां से अगर मैं बोल रहा हूं कि इस पूरे चैप्टर में अब हमारा जो कंसर्न है उस जनसंख्या में हो रही वृद्धि को नियंत्रित करना है, तो आपके पास दो ही चीजें हैं। एक, आप जनसंख्या कैसे बढ़ा रहे हो। एक, मृत्यु दर को बढ़ा दिया है, आप मृत्यु दर को घटा दिया है, और जन्म दर को बढ़ा दिया है। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि मृत्यु दर को बढ़ा दें, जबरदस्ती आप जाके लोगों को मारना नहीं शुरू कर सकते हो, है ना। वो बात अलग है। कोविड जैसी, सुनामी जैसी, कहीं पे बवंडर आ गया, कहीं पे भूकंप आ गया, लाखों लाखों लोग मर जाते हैं, हजारों हजारों लोग मर जाते हैं पूरे एक साल में दुनिया के कई हिस्सों में। वो एक प्राकृतिक तरीका है, लेकिन हम जाके लोगों को मार नहीं सकते कि यार दुनिया की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तुम इस धरती पे बोझ हो, चलो मैं तुम्हें निपटा देता हूं। ऐसा हम नहीं कर सकते। यस और नो? तो हम मृत्यु दर की कमी, जो कमी लाई है हमने, उस मृत्यु दर को हम बढ़ा नहीं सकते, हम मार नहीं सकते किसी को जाकर जबरदस्ती। लेकिन हाँ, हम जन्म दर में कमी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस धरती पे जो मानव की जनसंख्या है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम मानवों के ऊपर है। तो हम अपनी अपनी क्रियाओं में कुछ ऐसा परिवर्तन करें, कुछ ऐसी चीजें बदलें अपने जीवन में कि इस जन्म दर को हम क्या कर लें, जो अधिकता है इसको कम कर दें, तो भी हम इस आबादी को, इस बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण में ला सकते हैं। और हमारा टॉपिक भी तो आज का यही है कि जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण कैसे लाएं। तो जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण लाने का एक तरीका हमें समझ में आता है यहां से, कि अगर हम किसी भी तरीके से जन्म दर की जो रेट है, जन्म दर की जो स्पीड है, इस दर को हम क्या कर दें, कम कर दें। इस दर को क्या कर दें, कम कर दें, जो अधिक है। और इसको कम करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसी के बारे में हमें बात करना है। जहां पे हम ये भी सीखेंगे कि अगर कोई मानव में, जो मानव युगल है, उसमें नर या मादा दोनों में से कोई एक अक्षम है किसी भी रीजन से, चाहे वो भौतिक कारण हो, चाहे वो शारीरिक कारण हो, चाहे वो रासायनिक कारण हो, या हार्मोनल कारण हो, किसी भी कारण से किसी नर या मादा से
अगर संतति की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो उनके अंदर कैसे हम संतति उत्पन्न कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से उपाय हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सॉरी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम कैसे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं संतति निरोध की विधियों के बारे में। संतति निरोधक विधियों के बारे में, जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं। हमारा फोकस कहां पे होगा? कॉन्ट्रासेप्शन पे, कि कैसे आप संतति निरोध को यानी गर्भ को धारण करने से रोक सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर जन्म दर में कमी करना है तो जितने भी इस पूरी दुनिया में जो युगल हैं, उन दोनों युगलों के बीच में जब भी मैथुन की प्रक्रिया होती है, हम हर मैथुन को प्रजनन या सगर्भता में परिवर्तित ना करें। सीधी सी बात है यार। आपको वैसे भी पता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, इसके पहले वाले अध्याय में जब हम मानव प्रजनन की बात कर रहे थे, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जब भी एक नर व मादा आपस में मैथुन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं या करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हर मैथुन उसमें सगर्भता का कारण बन जाए, हर सेक्स के बाद प्रेगनेंसी हो जाए, ये जरूरी नहीं है। यस और नो? तो अगर हमें यह पता है कि मानव सतत जनक है, वो कोई मौसमी प्रजनक नहीं है, वो निरंतर प्रजनन कर सकता है, तो हम इस सतत प्रजनन की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दें, किसी ना किसी तरीके से रोक दें, ताकि वो जब भी प्रजनन करे ऐसा ना हो कि उसका जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो सगर्भता का कारण बनती रहे। हम जब चाहेंगे तो ऐच्छिक रूप से ऐसा कर लेंगे, अनैच्छिक रूप से हमारे मन के बिना नहीं होगा। यस और नो? तो ऐसी विधियां जिससे हम गर्भ धारण को रोकते हैं, ऐसी युक्तियां, ऐसी विधियां संतति निरोधक विधियां कहलाती हैं। समझ में आया? इनको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ये क्या है? ऐसी युक्तियां जो गर्भ धारण या सगर्भता को रोकती हैं, जो क्या करती हैं? जो गर्भधारण या सगर्भता को रोकती हैं, ऐसी विधियों को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम बोलते हैं संतति निरोधक युक्तियां। इन्हें क्या कहते हैं हम? इन्हें हम कहते हैं संतति निरोधक युक्तियां कहलाती हैं। संतति निरोधक युक्तियां कहलाती हैं। जब हम एक मानव के लिए देखते हैं तो मानव के पास बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिससे वो रोक सकता है ना? जैसे मानव कई विधियों से सगर्भता को रोक सकता है। और इसमें कुछ होती हैं प्राकृतिक विधियां, कुछ नेचुरल मेथड्स हैं, कुछ क्या है? नेचुरल मेथड्स हैं, प्राकृतिक विधियां हैं, कि जो मैथुन की प्रक्रिया है उसमें वो कुछ छेड़छाड़ करके मानव सगर्भता को रोक सकता है, सामान्य मैथुन प्रक्रिया में। दूसरा है अवरोधी विधियां,
जिसमें सामान्य मैथुन में होने वाली प्रक्रियाओं में हम खुद ही अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। क्या उत्पन्न कर देते हैं? अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, उसमें रोक देते हैं उनको, उसे बोलते हैं अवरोधी विधियां, जिसमें हम बात करेंगे कि इन अवरोधी विधियों में क्या क्या चीजें संभव हैं। यहाँ पे पहला संभव है गोली विधि द्वारा, जो हो गया पिल्स, है ना। आपने देखा होगा सहेली, मालाडी, ऐसी गोलियों के नाम सुना होगा जिनको महिलाएं खाएंगी और उनके अंदर फिर किसी न किसी तरीके से जो प्रजनन होने वाली जो सामान्य प्रक्रिया है उसमें कुछ बाधा उत्पन्न हो जाएगी और वहां पे प्रजनन की प्रक्रिया रुक जाएगी। दूसरा है निरोध का उपयोग। कॉन्डोम्स या निरोध का उपयोग करके भी आप क्या कर सकते हो, इसे रोक सकते हो। अवरोधी विधियों में अंतः गर्भाशयी युक्तियां भी हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, महिला के गर्भाशय के अंदर कुछ ऐसी चीजें लगा दी जाती हैं जो उसके गर्भाशय के अंदर पूरी तरीके से जो प्रजनन की प्रक्रिया है उसको होने से रोकती हैं। तो वो हो गई आपकी अंतः गर्भाशय युक्तियां। ठीक है, तो प्राकृतिक विधियां हो गई, अवरोधी विधियां हो गई। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप पूरा का पूरा क्या कर लीजिए, ऑपरेशन करवा लीजिए, शल्य विधि। ऑपरेशन के द्वारा ही आप अपने जननांग और या नर या मादा जननांगों के अंदर ऐसा परिवर्तन कर दें कि वो नॉर्मल मैथुन और प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कर दे, अवरोधित करे, बाधित करे, है ना। ये कुछ विधियां हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है कि किस तरीके से कौन सी युक्तियां हैं जिनसे आप रोक सकते हो। उनमें हम इन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर। बट इस चैप्टर में जब भी हम बात करते हैं इन युक्तियों की, एक सबसे बढ़िया सवाल जो बनता है कि एक सफल एक बहुत बेहतर संतति निरोधक विधि जो भी कोई आप यूज कर रहे हैं, नर या मादा, तो एक सफल संतति निरोधक विधि की क्या विशेषताएं होती हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में 2 नंबर में, 1 नंबर में कई बार ये पूछा गया है। तो सबसे पहला हम वहां पे चलेंगे कि हम विधियां तो देख लिए, इन विधियों को करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, हमें क्या ध्यान रखना है। एक सफल संतति निरोधक विधियां, जो भी हम विधियां यूज कर रहे हैं, उसकी क्या विशेषता होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहले हम विशेषता के बारे में बात करेंगे और फिर हम इन एक एक विधियों के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप इन विधियों की मदद से रोक सकते हैं सगर्भता को या गर्भधारण को। ठीक है बच्चे, तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, कि जो भी युक्तियां हैं उन युक्तियों की क्या विशेषता होनी चाहिए, यस और नो। तो देखिए, सफल संतति निरोधक की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एक सफल एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या कैरेक्टर्स है, क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखिए जरा क्या क्या विशेषताएं हैं जो आपके पुस्तक में लिखी हुई हैं, 1 बाय 1 करके मैं समझाता हूं। उपयोग में सरल एवं सुगम होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। वो कह रहे हैं कि जब भी आप एक आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करेंगे तो वहां पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि वो हमेशा आपके उपयोग के लिए, आपके यूज के लिए वो कैसा हो,
सरल होना चाहिए, मतलब उसको आप इजीली यूज कर पाओ, और वो सुगम हो, मतलब वो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि उसके पीछे बहुत रॉकेट साइंस लगाना पड़े। आ रहा समझ में? एक एक आइडियल कॉन्ट्रसेप्टिव, एक आदर्श कॉन्ट्रसेप्टिव की जब बात करते हैं, गम निरोधक की बात करते हैं, तो पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है हमें कि भाई साहब वो हमें इजीली अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए, और यूज करना भी वो क्या होना चाहिए, वो बहुत आसान होना चाहिए। तो वो सरल एवं सुगम होना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। दूसरा पॉइंट देखिए, पार्श्व प्रभाव नहीं अथवा बहुत कम, मतलब उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पार्श्व प्रभाव का मतलब क्या है? साइड इफेक्ट। कि भाई अगर हम कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। और अगर चलो मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर आपने यूज किया, कुछ ना कुछ वो बॉडी के अंदर आके साइड इफेक्ट कर भी रहा है, तो वो बहुत कम होने चाहिए, लिखा हमने, अथवा बहुत कम, नगण्य होने चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या होने चाहिए? वो नगण्य होनी चाहिए, नेग्लिजिबल हैं, कि चलो ठीक है, अगर ये हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर, जननांगों के ऊपर अगर ऐसा कोई प्रभाव डाल भी रहा है, तो ये इतना महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, इससे हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में? हमें इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं पड़ रहा, इतना काम चल जाएगा, तब आप इसको ले सकते हैं। क्लियर है? तो सरल सुगम होना चाहिए, पार्श्व प्रभाव बहुत कम अथवा नगण्य होना चाहिए, ना हो तो और अच्छा। क्या होना चाहिए बच्चे? नगण्य होना चाहिए। तीसरा, ये उत्क्रमणीय होना चाहिए, मतलब रिवर्सिबल होना चाहिए। समझिए क्या बोल रहा हूं, और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्क्रमणीय होना चाहिए। भाई हमने इसको लगाया क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि गर्भ निरोधन का काम हो, अभी प्रेगनेंसी ना हो। हमने इसको क्यों यूज किया कि भाई अभी प्रेगनेंसी ना हो, अभी हम गर्भधारण को रोकना चाहते हैं, सगर्भता को रोकना चाहते हैं। लेकिन कभी तो ऐसा समय आएगा, आप रोक रहे हो, एक निश्चित समय के बाद आपका मन हुआ कि नहीं अब हमें बच्चे पैदा करना है, और ऐसी युक्ति आपने लगा ली जो इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार सीन खत्म तो खत्म, तो आप इसको दूसरी बार फिर से आप प्रजनक बन ही नहीं सकते। यस और नो? तो ये हमेशा ऐसा होना चाहिए कि ये उत्क्रमणीय होना चाहिए। जब हम इन युक्तियों को बंद करें तो प्रजनन की क्षमता हमारे अंदर क्या हो जाए, वापस से विकसित हो जाए, हम वापस प्रजनन करके संतति उत्पन्न करने की क्षमता हमारे अंदर हो। क्लियर है बच्चे? ये हो गया उत्क्रमणीय होना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। चौथा, काम इच्छा को प्रभावित ना करे। और ये जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव है वो ऐसा होना चाहिए कि वो नर या मादा के काम इच्छा को, मतलब उनके सेक्सुअल अर्ज को, मैथुन की इच्छा को खत्म ना करे, उनके अंदर मैथुन को लेके रोमांच बना रहे, ऐसी विधियां होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया, स्पर्म बनना ही बंद हो गया, आपकी सेक्स की इच्छा ही खत्म हो गई। ऐसी विधियां हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे संतति निरोधक की विधि की बात करें कि जो संतान उत्पत्ति को निरोधित कर सके, रोक सके। हम ये नहीं बोल रहे कि खत्म कर सके, और रोक सके एक निश्चित समय के बाद, जब उस युगल की, उस दंपति की ऐच्छिक स्थिति ऐसी हो कि वो चाहते हैं बच्चे पैदा करना, तो वो आसानी से कर पाए। समझ में आया? तो जब भी हम बात करते हैं एक सफल, एक आदर्श संतति निरोधक की, तो हमें कुछ इन पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा क्या करना नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्लियर बच्चे? अब इसमें जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, जैसे कुछ परंपरागत विधियां हैं, जहां पे हमने बात की प्राकृतिक विधियां या परंपरागत विधियां, कुछ अवरोधी विधियां हैं, कुछ शल्य विधियां हैं, और इनमें भी, अवरोधी विधियों में भी हमने बहुत सारी विधियां लिख रखी हैं पहले से,
यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन के क्या विशेषताएं होनी चाहिए और कौन कौन सी विधियां हमें देखनी है, तो वो भी हमने पहले ही डील कर लिया है यहाँ पे। क्लियर है बच्चे? तो ये हो गई विधियां और ये हो गई विशेषताएं उस निरोधक की। क्लियर? अब हम लोग डील करेंगे एक एक विधि के बारे में, एक एक विधि कि कौन सी विधि कैसे काम करती है उसके बारे में सीखेंगे हम लोग। अब आइए देखते हैं क्या है। तो आइए देखते हैं सबसे पहली विधि जो हमने यहां पे लिख रखा है, जो है प्राकृतिक विधि या परंपरागत विधि। आइए बच्चे बात करते हैं हम किसके बारे में, प्राकृतिक या परंपरागत विधि के बारे में। पहली विधि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्राकृतिक या परंपरागत विधि। अब यहां पे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा प्राकृतिक विधि से कि ये आप नेचुरली कर रहे हैं, नेचुरल मेथड है, या आप इसे ट्रेडिशनल, परंपरागत के हिसाब से आप इसे ट्रेडिशनल भी बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड है। बट मैं ये बोलूंगा कि आप फोकस करें प्राकृतिक विधि पे। भाई बाकी सब में हम युक्तियां यूज कर रहे हैं, हम कुछ युक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ युक्तियां प्रयोग में ले रहे हैं, और यहां पे हम प्राकृतिक रूप से ही गर्भ निरोधक की को बात कर रहे हैं। मतलब हम बाहर से कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, हम नेचुरल प्रोसेस जो प्राकृतिक जो विधि चल रही है प्रजनन की, उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ करके संतान उत्पत्ति या गर्भाधारण को रोक रहे हैं। क्लियर बच्चे? तो यहां पे इस पे किसकी विशेषता क्या है, कोई बाह्य युक्ति उपयोग नहीं की जाती। इसमें कोई भी बाहरी युक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है, पहली बात, कोई भी बाहरी युक्ति का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। दूसरा, यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक विधि अवरोध है। मतलब यहां पे बाहर से आप कुछ भी नहीं लेके आ रहे। आप समझेंगे थोड़ा इसके बारे में। यहां पे जब आप बात करते हैं ना परंपरागत में, तो आप तीन चीजें पढ़ते हैं। यहां पे तीन चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे, तीन चीजें आप यहां पे देखेंगे। जिसमें सबसे पहला है ताल विधि, रिदम मेथड। हम लोग समझेंगे एक एक चीज को कि क्या होता है। ताल विधि या रिदम मेथड, जिसे हम सुरक्षित काल संभोग विधि भी बोलते हैं। अब शायद थोड़ा आप लोगों को आइडिया लगेगा, इसे हम लोग सुरक्षित काल संभोग विधि भी बोलते हैं, मतलब सेफ पीरियड सेक्स। सिखाऊंगा बच्चे, नाम देख लीजिए, सुरक्षित काल संभोग विधि, ये हमें पढ़ना है। इसमें पहली विधि। दूसरी विधि आपको यहां पे पढ़ना है विथड्रॉल मेथड, इसे हिंदी में बोलते हैं मैथुन भंग विधि।
व्हाट इज दिस? दिस इज विथड्रॉल मेथड। ये क्या होता है? विथड्रॉल मेथड है, मैथुन भंग विधि है। और तीसरा है बच्चे यहां पे वो होती है लैक्टेशनल अमनोरिया। स्तनपान के साथ ये रिलेटेड है। इसे स्तनपान के साथ रिलेटेड है। ये तीसरी विधि को हम बोलते हैं स्तनपान अनार्त। लैक्टेशनल एमनोरिया। जरा सुनिए ये क्या है। ये तीन विधियां आपको यहां पे सीखनी है। मैं अब प्राकृतिक विधि की इन तीन एक एक विधि को अलग अलग से आपको सिखाता हूं। पहले तो समझ गया प्राकृतिक या पारंपरिक विधि क्या है, कि भाई जो सिस्टम प्राकृतिक रूप से चला आ रहा है हम वहीं पे कुछ छेड़छाड़ करेंगे, हम बाहर से कोई भी युक्ति यहां पे प्रयोग में नहीं ले रहे। क्लियर है? ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक विधि है, जहां पे मेनली हम तीन विधियों की बात करते हैं। कितनी विधियों की? तीन। एक ताल विधि, दूसरा मैथुन भंग और तीसरा स्तनपान अनार्तो विधि। क्लियर बच्चे? आइए बताता हूं आपको एक एक विधि के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ताल विधि के बारे में। किसके बारे में सबसे पहले पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ताल विधि। जरा देखिए क्या है। आप लोगों ने पिछले अध्याय में इस बारे में पढ़ा है। पिछले अध्याय में हमने मानव के अंदर की प्रजनन की सारी कहानी को बड़े अच्छे से डील किया था। और आप लोगों को अगर याद है तो मानव के अंदर प्रजनन होने के लिए हमें बात करें जब भी हम मानव की, तो मानव के अंदर थी लैंगिक द्विरूपता। यस और नो? ठीक इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं हम लोग। ये बात क्या थी? मानव के अंदर थी लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो बता रहा था कि इसमें से एक होगा नर व एक होगी मादा। यस और नो बच्चे? हमने ये भी पढ़ा था कि नर के अंदर बनेगा नर युग्मक, युग्मक जन्म की प्रक्रिया से, जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु। जिसे हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। यस और नो? मादा के अंदर मादा युग्मक जनन से बन रहा था अंडकोशिका, अंडाणु। हाँ, हमने ये भी तो सीखा था कि इस अंडाणु के बनने में, और ये चीज आपको ध्यान देनी है, इस अंडाणु के, ये विधि तो बड़ी आसान है बेटा, आप बोल दीजिए युग्मक जनन। आप बोल दीजिए युग्मक जनन, कि गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत बढ़िया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। शुक्राणु बन गया, अंडाणु बन गया। लेकिन आपको पता है हम पिछले अध्याय में बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ के आए हैं कि भाई नर से जो नर युग्मक बनने की प्रक्रिया है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है, वो तो बड़ी आसान सी थी। लेकिन मादा के अंदर मादा युग्मक अंड कोशिका बनने के लिए फीमेल के अंदर, मादाओं के अंदर पूरा एक चक्र चलता था, जिसे हम बोलते थे आर्तव चक्र, जिसे हम बोलते हैं मासिक धर्म या माहवारी चक्र। यस और नो? और आपको याद है तो इसको चलने के लिए ये युग्मक जनन हो रहा था मादा के अंदर, तो मादा के अंदर चल रहा था आर्तव चक्र। यस और नो? टोटल इस चक्र की बात करो, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे हम यही पढ़ रहे हैं, कुछ और नहीं, यही पढ़ रहे हैं, बस समझ रहे हैं कि हम प्राकृतिक रूप से क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं यहाँ पे। इस आर्तव चक्र की बात करूं तो यहाँ पे तीन अवस्थाएं थी। पहली अवस्था थी, या चार बोल दीजिए, पहली अवस्था थी जिसमें वहां पे रक्त का स्राव होता था, स्पेसिफिकली जिसे हम बोलते थे ऋतुस्राव। याद आ रहा है? शुरुआत के 3 से 5 दिन, यस और नो, ऋतुस्राव होता था। फिर इसके बाद आता था पुटिका वर्धन, फॉलिकुलर फेज। जो इस 5 दिन के बाद, ध्यान से देखेंगे, जो इस 5वें दिन से शुरू होता था, मतलब छठे दिन से 7वें दिन से शुरू हो जाता था, मान के चलो, पुटिका वर्धन।
5वें दिन से लेके 13वें दिन तक, 13th डे तक। तो जो पुटिका थी वो प्राइमरी पुटिका कोशिका से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से ग्राफियन, नाम भी याद है हमें, प्राइमरी से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से ग्राफियन पुटिका के तरीके से वो क्या होती थी, उसका विकास होता था। याद करो 14वें दिन, 14वें दिन 14th डे पे अंडोत्सर्ग होता था। कब? 14th डे, 14वें दिन। यस और नो? एक मिनट, मैं इसको बॉक्स में भी घेर रहा हूं क्योंकि हमारा ज्यादा काम यहीं से होना है। 14वें दिन क्या होता था? अंडोत्सर्ग होता था। क्लियर? चौथा, श्रावण, है ना, इसको हम बोलते थे सिक्रेटरी फेज, श्रावण अवस्था। ये चलती थी प्रॉपर 14वें दिन के लिए, फिर 15वें दिन से 28वें दिन तक, और एक बार ये होने के बाद ये साइकिल रिपीट हो जाती थी। यस और नो? यही साइक्लिक प्रोसेस में चलता था, इसी को हम लोग मासिक धर्म बोलते थे। यस और नो बच्चों? तो आपको सीखना क्या है, आपको समझना क्या है, जानना क्या है कि मादा के अंदर ये जो अंड जनन हुआ है, जो अंड कोशिका बनी है, इस अंड कोशिका की आयु कितने दिन हो सकती है, ये आपको जानना है। पुरुष के अंदर इस शुक्राणु की एज, शुक्राणु की जो वाइबिलिटी का पीरियड है, वो कब तक एक्टिव रह सकता है, कब तक काम कर सकता है, ये आपको जानना है। समझिएगा, जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से ही होगा निषेचन, और निषेचन होगा तो गर्भधारण होगा। यस और नो? तो जरा एक बार मैं यहां पे देखता हूं, तो मैं समझ गया कि इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के फ्यूजन से ही होगा प्रजनन। यस और नो? निषेचन की प्रक्रिया होगी। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों मिल ना पाए। और कैसे? प्राकृतिक रूप से, आपको बाहर से कुछ भी यूज नहीं करना। तो आप क्या करेंगे जरा समझिए। हमें पता चल गया कि जो एग सेल निकलेगी, जो एग सेल निकलेगी वो कौन से दिन निकलेगी? अंडाणु कौन से दिन निकलेगा? 14वें दिन। जरा देखना, अंडाणु कौन से दिन निकलेगा? 14वें दिन। क्लियर है? जो अंड कोशिका निकलती है, अंड कोशिका का जो जीवन काल होता है वो लगभग 4 दिन का होता है। अंड कोशिका के समय शरीर के तापमान में कुछ परिवर्तन होते हैं, जो आपके लेवल पे जानना जरूरी नहीं है। मादा को आपने कभी सुना होगा, जानते होंगे, तो जब भी उन्हें मासिक धर्म आता है, उन्हें फीवरिश फील होता है, बुखार सा लगता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है ना। और तापमान बढ़े फेज में ही अंडोत्सर्ग होता है, और एक बार जब अंडोत्सर्ग हो जाता है, उनके शरीर का तापमान फिर गिरने लगता है। गिरते हुए तापमान के वजह से इसकी जो लाइफ है वो 4 दिन, जब तक शरीर का तापमान थोड़ा सा ऊंचा रहता है, एक बार अंडोत्सर्ग होके कुछ दिन तक हाई बनाता है, फिर डाउन होने लगता है, तब तक तो ये जिंदा रहता है। लेकिन तापमान कम होता है तो इसकी लाइफ 4 दिन के बाद लगभग इसकी कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ पे शुक्राणु 1 दिन, लगभग 1 दिन की वायबिलिटी पीरियड इसका है। 1 दिन तक ये धमा चौकड़ी मचा सकता है। ध्यान से देखिएगा। तो हमें अब एक चीज पता है कि प्रजनन होने की जो संभावना है वो कौन से दिन पे सबसे ज्यादा है? 14वें दिन पे। क्योंकि 14वें दिन पे अगर प्रजनन होता है 14th डे पे, तो 14th डे पे प्रजनन के कंडीशन में अंडोत्सर्ग की वजह से यहां पे चांसेस बहुत ज्यादा है। यस और नो? यस और नो बच्चे? क्लियर है कि यहां पे जो 14वें दिन है वो एग निकला है, और एग कितने दिन, एग की जो लाइफ है, वो एग की लाइफ मतलब वो मैक्सिमम जो चांसेज होता है ना, वो इस 14वें दिन पे होता है कि 14वें दिन 14th डे पे एग निकला है, और उसकी लाइफ वैसे भी 1 दिन है। वेट, ये उल्टा लिख दिया मैंने। 1 मिनट बच्चे,
ये उल्टा लिख दिया यार, ये 1 दिन होगा 1 दिन तक, और ये 4 दिन तक, ये उल्टा लिख दिया था, सॉरी। 14वें दिन 14th डे पे यहाँ पे एग निकला 14वें दिन, और ये 14वें दिन प्रजनन के चांसेस बहुत ज्यादा। सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। 14वें दिन जब अंड कोशिका निकलेगी, क्योंकि भाई जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तभी तो प्रजनन होगा, यस और नो। तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के लिए दोनों का वहां होना जरूरी है। अगर आप बात कर रहे हैं अंडोत्सर्ग की, तो 14वें दिन अंड कोशिका निकली है, और लगभग 1 दिन 24 घंटे के आसपास, मतलब 1 से 2 दिन का ही लाइफ पीरियड होता है, हम ये मान लेते हैं 1 दिन का, 24 घंटे के आसपास का टाइम होता है इसके पास। अब 14वें दिन ये आ गई अंड कोशिका। अगर हम चाहते हैं कि प्रजनन ना हो, तो स्पर्म की लाइफ है लगभग 4 दिन। कितने दिन बेटे? लगभग 4 दिन स्पर्म की लाइफ है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि उस मादा के जननांग के अंदर शुक्राणु की कोशिका इस 14वें दिन से लगभग 4 दिन पहले से ना रहे, है ना। 10वें दिन से हम गैप करना, क्योंकि 10वें दिन आप अगर शुक्राणु आता है 10वें दिन, तो 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें दिन तक जीते रहेंगे, इसके चांसेस हैं, आसार हैं, यस और नो। और ये 1 दिन का है, तो हम कोशिश करते हैं कि कभी कभी ये 2 दिन भी हो सकता है ना। वैसे तो मैंने क्या बोला, एक अंड कोशिका कितना आप खाते पीते हो, आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, उसी के हिसाब से अंड कोशिका और शुक्राणु दोनों का जीवन। जैसे भाई मानव है, मानव की एक एवरेज एज हम बोल देते हैं 60 साल, लेकिन कुछ लोग 80 साल भी जीते हैं, 90 साल भी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा है, खान पान अच्छा है। वही यहाँ पे भी है, हमने बोल दिया 24 घंटे 4 दिन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ये जो एग सेल है, वो एग सेल कभी कभी कुछ लोगों में 3 दिन तक रह जाती है, चौथे दिन जाके खत्म होती है। आ रहा है समझ में? लेकिन वो आपकी बात नहीं है, वही बताते हुए मैंने 4 दिन लिख भी दिया था, आपको नहीं समझना, आप बस ये समझ लो कि 24 घंटे। ठीक है बच्चे, तो 24 घंटे यहां से निकला, और आपका जो शुक्राणु कोशिका है वो 3 से 4 दिन तक वो जिंदा रहता है। तो अंडोत्सर्ग से हम ये मान लें कि बहुत हेल्दी पर्सन होगा तो वो 14वें से 15वें 16वें दिन तक जा सकता है। क्लियर है? तो अंडोत्सर्ग से 2-3 दिन बाद तक, और शुक्राणु का 4 दिन पहले से ही रोकना, मतलब 14वें से 4 दिन पहले, क्योंकि 4 दिन तक तो ये जिंदा हो सकता है। इस बीच में प्रजनन नहीं करना चाहिए। मतलब पता है यहां से क्या आया? यहां से समझ ये आता है कि अगर मैं एक महिला के मासिक चक्र की बात करूं, जो पहले दिन से, मतलब हम एक आइडियल लेके चलते हैं 28 दिन का, है ना, हम 28 दिन का मासिक चक्र लेके चलते हैं, और इसमें मैं बोल रहा हूं 14वें दिन 14th डे पे अंडोत्सर्ग होता है, ओवल्यूशन होता है। तो इसमें पहले दिन से ये 10 दिन तक यहां पे, और 14वें से लगभग 17 दिन तक यहां पे, ये 10 दिन और ये 17, 10वां और ये 17वां, ये वो समय है, ये वो समय है जिसमें सबसे ज्यादा खतरा है प्रजनन होने का। ये क्या है? ये सबसे ज्यादा खतरनाक समय है जिसमें प्रजनन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, यस और नो। और इसके पहले अगर आपको याद है तो यहां पे 5वें दिन पे, अगर आपको याद है तो शुरुआत में 5 दिन तक तो क्या चल रहा है? ऋतुस्राव ही चल रहा है। ये शुरुआत का 5 दिन, ऋतुस्राव। तो ऋतुस्राव में तो आप वैसे भी मैथुन नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। मैंने बताया ना कि महिला के शरीर की बहुत सारी जो उसके जननांग के कूड़ा कचरा अवशेष होता है वो बाहर निकल रहा होता है।
तो इस समय मैथुन नहीं करना चाहिए। इन्फेक्शन के चांसेस महिला को बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है उसके गर्भाशय की आंतरिक परत वो निकल रही है वहाँ से, तो उसकी शरीर के अंदर जो होते हैं वो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि बाहर से वो उसके संक्रमण के चांसेस, ताकि वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस पहुँच जाए, है ना। तो इस समय नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। तो उसके बाद आपके पास बचता है यहाँ पे ये 5 दिन। 5वें से 10वें दिन तक यहाँ पे बचता है, और इधर 17वां दिन बीत गया तो 17वें दिन से 28वें दिन तक यहाँ पे बचता है। यानी अगर मैं एक महिला के मासिक धर्म के हिसाब से देखूं तो इसमें 2 समय आते हैं। दो समय आते हैं। एक ये वाला हो गया जो होता है असुरक्षित अवधि, व्हाट इज दिस? दिस इज असुरक्षित अवधि, रिस्क पीरियड बोलते हैं इसको। मतलब इस समय अगर मैथुन होता है तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि गर्भधारण हो जाएगा। कब से कब तक आपसे यही पूछा जाता है, 10वें से लेके 17वें दिन तक। कैसे होता है ये भी सिखा दिया। ये क्या होता है? असुरक्षित पीरियड होता है। इस टाइम पे संभोग मत करिए। अरे नर व मादा एक साथ आने चाहिए। इस टाइम पे संभोग मत करिए, आपको कोई युक्ति यूज नहीं करनी है। ये नेचुरली आप गर्भधारण को रोक सकते हैं। कैसे? असुरक्षित अवधि में संभोग को रोककर प्राकृतिक रूप से, आप समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग? ये कैसे ऑटोमेटिकली हो गया? संभोग को रोककर प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोधन किया जा सकता है। हमने अगर ये अवॉइड कर लिया, 10 से 17वें दिन को हमने क्या कर लिया? अवॉइड कर लिया। इस दिन में अगर संभोग नहीं किया, इस दिन में संभोग नहीं किया तो वहां पे गर्भधारण के चांसेस घट जाते हैं। आया समझ में? तो ये पहली विधि यही थी। हमने पहली विधि क्या पढ़ी थी बच्चे? ताल विधि या सुरक्षित काल संभोग विधि। क्या बोल रहे हैं कि असुरक्षित काल में संभोग मत करिए, सिर्फ आप सुरक्षित काल में करिए। और रिदम क्यों लिखा है? रिदम का मतलब होता है ना, आपने म्यूजिक व्यूजिक जानते होगा आप, तो संगीत तो एक रिदम होता है, एक टेम्पो और रिदम सेट हो जाता है, गाना चलता रहता है। तो वो बोल रहा है कि भाई फीमेल के अंदर, मतलब जब भी हम संभोग की बात कर रहे हैं, हम भैया भाभी की बात कर रहे हैं, एक कपल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैरिड कपल की, तो जो मेल होगा उसे पता होगा कि फीमेल के अंदर जो मासिक धर्म की साइकिल है वो कब से शुरू हो रही है और कैसे चल रही है। तो वो डेट्स कैलेंडर पे मेंशन कर लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं, या कैसे भी वो डेट याद रख रहे हैं आपको कि कब से कब तक आप जो रिदम चल रहा है फीमेल के अंदर, मादा के अंदर जो रिदम चल रही है, जो ताल चल रही है कि कब कब उसका मासिक धर्म कैसे, कब से शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, आप उस बीच का वो पीरियड निकाल लीजिए जो रिस्क पीरियड है। उस रिस्क पीरियड में मैथुन मत करिए, संभोग मत करिए, गर्भधारण नहीं होगा। आपको बाहर से भी कोई युक्ति यूज करने की, इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी पहली प्राकृतिक विधि थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। ताल विधि या सुरक्षित काल संभोग विधि, सेफ पीरियड 6 करिए, रिस्क पीरियड में नहीं, है ना। ये रिस्क पीरियड है, इसमें ब्रह्मांड अपने आप खत्म। पहली विधि क्लियर है बच्चे? आपसे सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि कौन सा टाइम असुरक्षित है और कौन सा सुरक्षित है। तो 17वें से 28वें दिन इधर सुरक्षित माना जाता है, जो ग्रीन वाला किया है, और यहाँ से 5 से 10 के बीच में यहाँ पे ये सुरक्षित है, बाकी ये बीच में असुरक्षित समय है। क्लियर बच्चे? स्पष्ट है पहली विधि। आइए बात करते हैं अब दूसरी विधि की। आइए बात करते हैं दूसरे विधि की। दूसरी विधि क्या थी बच्चे? दूसरी विधि थी हमारी
जहां पे हम बात कर रहे थे मैथुन भंग विधि यानी विथड्रॉल मेथड। देखिए जरा ये क्या है, ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। दूसरी विधि है मैथुन भंग विधि, विथड्रॉल मेथड। ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि आप यहां पे जो मैथुन की प्रक्रिया चल रही है, क्या करना है आपको कि यहां पे विड्रॉल सिम्पटम मैथुन भंग, नाम से पता चल रहा है कि यहां पे जो मैथुन की प्रक्रिया चल रही है उस मैथुन की प्रक्रिया को भंग कर दो। क्या कर दो? भंग कर दो। देखो हम लोग मानव प्रजनन में पढ़ चुके हैं, एक नर है एक मादा है। नर के अंदर बनेगा नर युग्मक शुक्राणु, मादा के अंदर बना मादा युग्मक अंडाणु। और आपको याद है तो मादा के अंदर जो मादा जननांग है उसके अंदर बना अंडाणु स्थानबद्ध है, वो मादा जननांग के अंदर फेलोपियन ट्यूब के अंदर घूम रही है। यस और नो? उसकी एक पोजीशन फिक्स है। जो स्पर्म है, शुक्राणु है, इन्हें मेहनत करके लड़ाई लड़ते हुए जाना है अंडाणु तक और तब जाके निषेचन की प्रक्रिया संभव हो रही थी। यस और नो बच्चे? बताता हूं, सीख चुके हैं, एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप समझिए क्या बताने की कोशिश हो रही है। बहुत सिंपल सी बात है, मानव में फिर से वही लिखना पड़ेगा मुझे, हाँ, बट अब उतना नहीं लिखना है। अब एक बार बता दिया तो डायरेक्ट हम आ जाएंगे नर व मादा। नर के अंदर हो गया शुक्राणु, समझिए, मादा के अंदर हो गया अंडाणु। हमने सीखा था, समझा था क्या कि अंडाणु कैसा है, ये स्थानबद्ध है। अंडाणु कैसा? स्थानबद्ध। इसकी पोजीशन फिक्स है कि ये कहां रहेगा, ये मादा जननांग के अंदर ही रहेगा। याद करिए। लेकिन जो शुक्राणु बना है, जो नर जननांग के अंदर बना है, उसे यहां से जाना पड़ेगा कहां पे, मादा के अंदर, तब जाके निषेचन की प्रक्रिया होगी। यस और नो? नर जो नर युग्मक है शुक्राणु, उसे कहां जाना पड़ता है, मादा युग्मक के अंदर। ये जाता कैसे है, ये जाता कैसे है, इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला था, वीर्यसेचन की प्रक्रिया। याद करिए, पढ़ा चुका हूं, वीर्यसेचन, इंसेमिनेशन। क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया था मैंने कि जो शुक्राणु बने हैं, ये शुक्राणु जब सहायक मादा नर जननांग के, सहायक नर जननांग से जाते हैं तो उसके अंदर जाते जाते 3 ग्रंथियां थी जिनका श्रावण भी इनके साथ मिल जाता है। यस और नो? जिसमें से 2 का श्रावण तो बहुत मुख्य था, एक था सेमिनल वेसाइकल शुक्राशय और दूसरी थी हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। यस और नो? दोनों का सिक्रीशन मिलके बनाता था वीर्य, और इस वीर्य को मानव मैथुन प्रक्रिया के द्वारा मादा जननांग के अंदर, मादा जननांग के भीतर, उसके योनि के अंदर स्खलित करता है। यस और नो? मादा जननांग में सामान्य नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूं, जरा देखिए, सामान्य मैथुन में सामान्यतया मैथुन प्रक्रिया में नर वीर्य का स्खलन, वीर्य का स्खलन मादा योनि में, मादा योनि के भीतर करता है। एक नॉर्मल मैथुन प्रक्रिया में जो नर है वो वीर्य सेचन की प्रक्रिया के द्वारा जो वीर्य है, वीर्य का स्खलन कहां करता है, मादा योनि के भीतर।
और जब भीतर करता है तो आगे का आपको प्रोसेस पता है। यहां पे ये जब भीतर करता है सामान्य रूप से, तो ये है मैथुन। हमने क्या बोला है? मैथुन भंग विधि, कि मैथुन की प्रक्रिया भी हो गई और हमें खुद ही भंग कर देना है कि मैथुन हो गया लेकिन हुआ नहीं। ये कैसे होता है? यहां पे देखिए, मैथुन भंग में नर वीर्य का स्खलन मादा जननांग के बाहर करता है। ये क्या करता है? बाहर करता है। समझिए, मैथुन की प्रक्रिया चल रही है। जब नर को लगता है कि अब उसका वीर्य स्खलित होने वाला है, अब उसका वीर्य का क्या होना है? स्खलन होने वाला है, वो मादा के योनि से बाहर खींच लेता है अपना शिशन, और उसके शिशन से जो वीर्य निकलता है वो योनि के अंदर ना निकल के मादा जननांग के बाहर स्खलित कर दिया जाता है, जिसके वजह से जब वीर्य आया ही नहीं योनि में तो प्रजनन भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है इन दोनों का मिलना जरूरी है तभी प्रजनन होगा। जब वीर्य ही नहीं आया योनि के अंदर तो प्रजनन की आगे की कहानी अपने आप ही क्या हो गई? खत्म हो गई। ये विधि कहलाती है मैथुन भंग विधि। तो मैथुन भंग में क्या करते हैं? ये पूछा जाता है कि यहाँ पे वीर्य का स्खलन कहाँ होना चाहिए? योनि के बाहर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए बच्चे? योनि के बाहर की तरफ होना चाहिए। स्पष्ट है? दो विधियां हो गई। आइए तीसरी विधि सिखाता हूं आपको। तीसरी विधि दिखते हैं बच्चे। तीसरी विधि हमने क्या लिया था? तीसरा लिया था हमने स्तनपान अनार्त। लैक्टेशनल एमनोरिया। ये क्या होता है? ये भी सुनते हैं। लैक्टेशनल एमनोरिया, जब भी कोई मादा एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के जन्म के पश्चात, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि मादा के प्लेसेंटा से उसकी जो अपरा थी वो अंतःस्रावी ग्रंथि की जैसे काम कर रही थी, और वो कुछ विशेष हार्मोन्स का श्रावण कर रही थी। अगर आपको याद है तो उसमें एक हार्मोन था जिसे हम लोग लैक्टोजन बोल रहे थे, PRL, है ना, प्रिमिटिव लैक्टोजन। मतलब वो लैक्टोजन को रिजनरेट करने वाला था। याद आ रहा है? प्रोलैक्टिन था उसमें। वो जो प्रोलैक्टिन है, जो लैक्टोजन है वो प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन जो है वो जाता है और वो उसके स्तन ग्रंथियों के अंदर दूध का निर्माण करवाता है, लैक्टोजन बना के। यस और नो? तो मादाओं के अंदर क्या होता है, जब वो एक बच्चे को जन्म दे देती हैं, एक बच्चे को जन्म दे देती हैं, तो मादा के अंदर एक बच्चे के जन्म के पश्चात, आपको मैंने बताया भी था कि जो अपरा होता है मानव का, वो बताया था ना कि वो क्षयी अपरा होता है। जब बच्चा बाहर आता है तो वो अपरा को भी साथ खींच के लेके आ जाता है। बताया था मैंने आपको कि वो क्षयी अपरा होता है। तो फीमेल का जो उसका जो गर्भाशय है, गर्भाशय की आंतरिक दीवार फिर से एक प्रेगनेंसी के बाद दोबारा उसको फिर से पहले के जैसे होने में थोड़ा समय लग जाता है। क्लियर? और उस टाइम पे वो लैक्टेशन भी कर रही होती है, वो अपने जो नवजात बच्चा है, जो नया शिशु है, उसको दूध का श्रावण भी कर रही होती है। तो माना जाता है ऐसा कि महिलाओं के अंदर सामान्यतया, है ना, महिलाओं के अंदर सामान्यतया सामान्यतया एक बच्चे के जन्म के पश्चात लगभग 6 महीने
सबसे आइडियल हम यही मानते बेटा 6 मंथ। बट आपको बता दूं ये समय भी अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। कुछ लोगों के जो गर्भाशय है वो जल्दी ठीक हो जाती है, तो चौथे महीने से ही हो जाता है। नहीं तो एक सामान्य जो हम लेते हैं वो लगभग हम क्या लेते हैं, लगभग 6 महीने, लगभग 6 महीने उच्च स्तनपान अवस्था में, जब वो हैवी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है, अपने बच्चे को दूध पिला, उच्च स्तनपान अवस्था में पुटिका वर्धन या पुटिका वर्धन छोड़ दो, आर्तव चक्र लिख देता हूं, सब आ जाएगा। तभी तो आएगा समझ गया अनार्तव क्यों लिखा है। अवस्था में आर्तव चक्र नहीं चलता, नहीं चलता है। कब? उच्च स्तनपान अवस्था में आर्तव चक्र नहीं चलता, इसलिए तो लिखा है स्तनपान अनार्तव नहीं चलता है। यह अवस्था स्तनपान अनार्तव अवस्था कहलाती है। अनार्तव की अवस्था कहलाती है। समझ में आया भैया? समझ में आई ये पूरी स्टोरी कि मादा के अंदर एक बच्चे के जन्म के पश्चात जब वो बच्चे को, नवजात बच्चे को स्तनपान करा रही होती है, तो लगभग 6 महीने तक उसके अंदर स्तन, जब वो उच्च स्तनपान अवस्था में होती है, उसके अंदर आर्तव चक्र नहीं चलता। और जब आर्तव चक्र नहीं चलेगा तो क्लियर सी बात है अंडोत्सर्ग नहीं होगा। यस और नो? तो ये 6 महीने का जो समय होता है ये भी सेफ समय होता है संभोग के लिए। इस समय भी बच्चे पैदा होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भैया ये जरूरी नहीं है लगभग 6 महीने है, कभी कुछ लोगों में 5वें महीने में ही आर्तव चक्र शुरू होता है। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जहां पे 3रे महीने में शुरू हो जाता है। अरे समझ में? और यहाँ पे 3 महीने के अंदर ही प्रेगनेंसी हो जाती है ना। बोलते हैं ना कि यार इतने कम समय में कैसे हो गया, ये इतने छोटे छोटे, कितने साल का गैप है, कितने दिन का गैप है? वो बोलते 4 महीने का गैप है। वो 4 महीने गैप यहाँ से आता है कि उनके अंदर ये 6 महीने के जो गैप था ना, इसके बीच में प्रेगनेंसी हो जाती है। बच्चों हमने जो मेथड पढ़ा है, हमने अभी यहाँ पे क्या क्या मेथड पढ़ा है जरा देखिए। हमने बात तो बहुत सारी कर ली कि प्राकृतिक विधियां हैं, अवरोधी विधियां हैं, उसमें भी हमने कुछ बात कर ली। फिर हमने पढ़ा शल्य विधियां भी हैं, मतलब हम ऑपरेशन से भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी कवर किया है सिर्फ प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड, जो हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न था। यस और नो? और इस नेचुरल मेथड में हमने जिन विधियों की भी बात की, ये सभी विधियां आपको कभी भी धोखा दे सकती हैं। ये क्या है, ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत रिलायबल, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि एकदम हाँ एकदम आंख मूंद के भरोसा कर लो कि हाँ ऐसा कर लेंगे। क्योंकि 3 विधियां पढ़ी आपने। क्या पढ़ी बच्चे? 3 विधियां पढ़ी आपने। पहला पढ़ा आपने ताल विधि। देखिए ताल विधि में क्या कर रहे थे आप यहां पे देख रहे थे कि उसमें असुरक्षित अवधि कौन सी है, सुरक्षित अवधि कौन सी है, और आप कोशिश कर रहे थे सुरक्षित अवधि में संभोग करने की और असुरक्षित अवधि में संभोग ना करने की। पहला काम कर रहे थे। हो सकता है क्योंकि जो पीरियड की साइकिल है वो फिक्स, मतलब 28 दिन तो हम आदर्श मानते हैं, कभी 30 दिन की भी होती है। कभी हम पढ़ेंगे कि ये जो पीरियड की ना जो मेंस्ट्रुअल फेज है, ये मेंस्ट्रुअल फेज खाना पीना कैसा हो रहा है, मानसिक स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, उसके हिसाब से ना ये फेज आगे पीछे भी हो जाता है। मतलब ये 28 से हो सकता है 35 दिन तक हो जाए, हो सकता है किसी मंथ पीरियड आए ही नहीं, मासिक धर्म आए ही नहीं, हो सकता है कभी जल्दी आ जाए। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर अनियमितता रहती है। ये बिल्कुल एकदम फिक्स पैटर्न में तभी चलता है जब उस
फीमेल का बिल्कुल लाइफ रूटीन एकदम एक सेट है, अदरवाइज ये चेंज होता है। और वैसे भी आपको बता दूं, आजकल की वातावरणीय दशाओं में जो मादाएं हैं, मादाओं के अंदर ये 28 दिन की साइकिल बहुत कम लोगों के अंदर रह गई है। लोगों के अंदर बहुत लोग आपको मिलेंगे, स्पेशली गर्ल्स को पता होगा, उनकी वो खुद की होगी या उनके फ्रेंड्स की होगी या उनके किसी रिलेटिव की होगी, उनके अंदर जो आर्तव की स्थितियां हैं बच्चे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो रहे हैं, है ना। तो इरेगुलर पीरियड की वजह से या यहाँ पे इसके अंदर परिवर्तन की संभावनाओं की वजह से आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो। आपका जो डेट हो सकता है वो आगे पीछे हो सकता है, तो चांसेस है कि आपका जो 10 से 17वें दिन का काउंटिंग है वो डिस्टर्ब हो और गर्भधारण हो जाए, है ना। तो इसके फेल होने की संभावना है बहुत ज्यादा। दूसरा आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि भाई हमें बाहर बाहर स्खलित करना, अंदर स्खलित नहीं करना। लेकिन आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि मानव के जो वीर्य जो मेन वीर्य निकल रहा है उसके पहले भी जो प्रीकम जाता है ना, जो वीर्य के पहले एक लिक्विड जा रहा है, जो हमने बोला था कि वो जाके वहां पे घर्षण कम करेगा, उस प्रीकम के अंदर 2-4 पहले से हट्टे कट्टे मौजूद स्पर्म्स पहले से ही प्रेजेंट हो, शुक्राणु पहले से उपस्थित हो आपके मूत्र नलिका में, वो चले जाए। संभव है उसमें आप स्खलन बाहर करेंगे, लेकिन मैथुन की प्रक्रिया की शुरुआत में ही 2-4 खाए पिए हुए आपके स्पर्म जा चुके हैं, तो संभावना है कि ये भी फेल हो जाता है। तीसरा मैंने पहले बोला लगभग 6 महीने, ये किसी में 3 महीने का, किसी में 4 महीने का, किसी में 5, किसी में 6, तो इसके फेल होने की संभावना है तो पहले से ही ज्यादा है। यस और नो? तो ओवरऑल मुझे क्या बताना है कि प्राकृतिक विधि, मेनली आपको क्या सिखाना था कि जो प्राकृतिक विधियां हैं, प्राकृतिक विधियों की असफल होने के आसार ज्यादा होती हैं। इसलिए हमें इन प्राकृतिक विधियों के साथ साथ कुछ दूसरी विधियों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। आ रहा समझ में? प्राकृतिक विधियों के असफल होने के आसार क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं कि ये फेल कर सकता है छोटी सी गलती से भी। इसलिए हम सिर्फ इस पे डिपेंडेंट, सिर्फ इस पे निर्भर नहीं रह सकते, और इसीलिए हमने बात किया है और विधियों की। प्राकृतिक विधि के बाद क्या है? अवरोधी विधियां। हमारे पास कुछ अवरोधी विधियां है, शल्य विधि है, हम कुछ और विधियां बना चुके हैं जिनके बारे में आगे के जो 2 कहानियां हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमने प्राकृतिक विधियां पूरी कर ली। क्लियर बच्चे? हमने क्या पूरा कर लिया आज? प्राकृतिक विधियां पूरी कर ली हैं। क्लियर है? अब हम जो आगे की विधि है जिसमें जो अवरोधी विधियां हैं और शल्य विधि है वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। टिल देन गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।